हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 23 फरवरी 2021 के करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो पूरा डिटेल में समझाई गई है। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि अब डेली आपको 2 से 3 वीडियोज़ मिलती हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से आपके अनुसार आपको जो वीडियो चाहिए होती है वो वीडियो यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, निश्चित ही यहाँ से आपको हेल्पफुल कंटेंट मिलता रहेगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, हाल ही में 10वां विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया गया? तो ये 20 फरवरी को मनाया गया 10वां विश्व पेंगोलिन दिवस। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी पर बनता है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बनता है, नाम है माजुली नदी द्वीप। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। तो ये प्रत्येक वर्ष 21 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों? मातृभाषा को और मातृ संस्कृत को दोस्तों इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए और लोगों का अपनी मातृभाषा के प्रति लगाव बढ़ाने के लिए इस बार की इसकी थीम रखी गई है दोस्तों, फॉस्टरिंग मल्टीलैंग्वेलिज्म फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन एंड सोसाइटी। इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 1999 से यूनेस्को के द्वारा, लेकिन ऑफिशियल रूप से घोषणा हुई संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2002 में। ठीक है, तो 1999 में शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन 2002 से ये अंतर्राष्ट्रीय रूप में मान्यता मिली है यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के द्वारा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसी से लिंक करता हूँ, दिवस और थीम से रिलेटेड। 22 फरवरी को दोस्तों विश्व चिंतन दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड थिंकिंग डे। क्या? वर्ल्ड थिंकिंग डे। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ये दुनिया भर में सभी गर्ल स्काउट, गर्ल गाइड्स और अन्य गर्ल ग्रुप द्वारा मनाया जाता है। देखिए, इसकी भी थीम रखी गई है। क्या है थीम? इसकी थीम है इस बार की पीस बिल्डिंग। क्या है? पीस बिल्डिंग है विश्व चिंतन दिवस की थीम। तो ये भी इंपॉर्टेंट डे है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। दोस्तों आज जनवरी मंथ का हो सकता है डे एंड थीम की वीडियो आपको मिल जाए, जिसमें आप जनवरी मंथ के सभी इंपॉर्टेंट डेज और थीम एक ही वीडियो में जान पाएंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा में पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो पहला राज्य बन गया है दोस्तों उत्तर प्रदेश, विधानसभा में पेपरलेस बजट पेश करने वाला। अभी आपको याद होगा दोस्तों 1 फरवरी को केंद्रीय बजट लाया गया, वो भी इस बार डिजिटल बजट ही लाया गया था, डिजिटल रूप में ही पेश किया गया था। लेकिन यहाँ पर राज्यों में बात हो रही है विधानसभा में, तो विधानसभा में पेश करने वाला पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। इस बजट में दोस्तों किसानों को फ्री में पानी, सस्ता लोन, कोरोना वैक्सीन के लिए राशि, प्रदेश में एक्सप्रेसवे और मेट्रो के जाल बिछाने का ऐलान किया गया है। जैसे कोरोना वैक्सीन के लिए 50 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। जेवर एयरपोर्ट, जो दोस्तों अब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाता है, इस पर इसके आसपास में इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाई जाएगी। प्रदेश में जगह जगह पर आईटी पार्क भी बनाए जाएंगे उत्तर प्रदेश में टोटल है 18 मंडल और इन सभी मंडलों में अटल आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे, जहां पर श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। अच्छा, 18 मंडल में दोस्तों अभ्युदय कोचिंग भी शुरू की गई है, अभ्युदय कोचिंग सिस्टम शुरू किया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। चलिए अब उत्तर प्रदेश आया है, उत्तर प्रदेश के बारे में हम लोग जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश देखिए मैप में ये रहा उत्तर प्रदेश, राजधानी है इसकी लखनऊ। योगी आदित्यनाथ जी बीजेपी पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। दुधवा नेशनल पार्क चंद्रप्रभा गेंद सेंचुरी, यह है उत्तर प्रदेश में ही। उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं गोविंद माथुर। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा 8 राज्यों से और 1 केंद्र शासित प्रदेश से अपना बॉर्डर शेयर करता है। किससे किससे शेयर करता है? उत्तर प्रदेश अपना बॉर्डर उत्तराखंड से शेयर करता है, हिमाचल प्रदेश से भी शेयर करता है, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। साथ ही साथ ये दिल्ली नाम के केंद्र शासित प्रदेश से अपना बॉर्डर शेयर करता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें हैं 403+1। राज्यसभा में सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश से ही जाती हैं 31 सीटें, और लोकसभा में भी सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश से ही जाती हैं 80 सीटें। क्लियर? अच्छा, आनंदीबेन पटेल जी को दोस्तों मध्य प्रदेश का भी स्ट्रेचार्ज मिला हुआ है, तो ये एमपी की भी गवर्नर है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? तो अभी हाल ही में क्वाड कंट्रीज के विदेश मंत्रियों की बैठक का 3रा संस्करण आयोजित हुआ है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। देखिए क्वाड कंट्रीज क्या होती हैं? क्वाड कंट्रीज दोस्तों एक समूह है, इसमें जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका है शामिल।
ये देखिए क्वाड का मतलब ही होता है चार, ठीक है। तो ये चार देशों का एक समूह है। ये चार देशों का समूह का गठन इसलिए किया गया था दोस्तों, जिससे चाइना को काउंटर किया जा सके, ठीक है। चाइना जो है एशिया में जिस प्रकार से फैल रहा है, अपनी दादागिरी दिखा रहा है, उसे काउंटर करने के लिए, उसे जवाब देने के लिए इन चार देशों ने एक समूह बनाया, एक संगठन बनाया है। तो अभी तीसरी क्वाड बैठक आयोजित की गई है। ये वर्चुअल तरीके से आयोजित की गई है और इसकी अध्यक्षता अमेरिका किया है, ठीक है। अच्छा, एक और बात, अमेरिका में नए राष्ट्रपति आए हैं, जो बाइडन। तो जो बाइडन की अध्यक्षता में ये पहली बार आयोजित की गई है। जब ट्रंप साहब थे वहाँ के प्रेसिडेंट, तब बात कुछ और थी। तब इस प्रकार की बैठक का उद्देश्य कुछ और ही हुआ करता था। अब ये क्वाड कंट्रीज है तो बनाई गई थी चाइना को ही स्पेशल तरीके से काउंटर करने के लिए, लेकिन इस बार की जो ये बैठक थी, इसमें बैठक का मेन फोकस था म्यांमार। म्यांमार में आप सबको पता है अभी तख्ता पलट हुआ है, ठीक है। वहाँ की आर्मी ने वहाँ के प्रेसिडेंट और चांसलर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और तख्ता पलट कर दिया है, ठीक है। विन मिंट और आंग सान सू की दोनों को गिरफ्तार करके तख्ता पलट कर दिया है वहाँ की सेना ने। वहाँ की सेना के बारे में मैंने आपको बताया, तात माडाओ, ठीक है। तात माडाओ नाम की सेना है, सेना का नाम है वहाँ की म्यांमार की। तो उसने तख्ता पलट किया है। तो ये क्वाड कंट्रीज की बैठक इसीलिए हुई थी जिससे इस इशू पर डिस्कशन किया जा सके। अब चूंकि ये विदेश मंत्रियों की बैठक थी, तो हमारी तरफ से यानी भारत के पक्ष से प्रतिनिधित्व किया, रिप्रेजेंट किया भारत को दोस्तों हमारे विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर जी ने, एस जयशंकर जी ने। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, नासा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए लॉन्च किए गए आपूर्ति जहाज का नाम किस गणतज्ञ के सम्मान में रखा गया है। तो अभी हाल ही में नासा द्वारा दोस्तों इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए एक यान लॉन्च किया गया है और इस यान का नाम रखा गया है कैथरीन जॉनसन के नाम पर। कैथरीन जॉनसन ये दोस्तों एक गणतज्ञ थी नासा की, ठीक है, मैथमेटिशियन थी। और इन्होंने जो फार्मूले दिए थे, इन फार्मूला का यूज करके जॉन ग्लेन नाम के एक व्यक्ति ने पृथ्वी की परिक्रमा की थी और पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले वो पहले अमेरिकी अंतरिक्ष विज्ञानी बने थे। तो ध्यान रखिएगा, कैथरीन जॉनसन जो है ये नासा की मैथमेटिशियन थी। इन्हीं के सम्मान में अभी हाल ही में अपना एक यान भेजा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरफ नासा ने, जिसका नाम एस कैथरीन जॉनसन के नाम पर रखा गया है। क्लियर। कैथरीन की दोस्तों उपलब्धियों पर एक पिक्चर भी बनी है, फिल्म भी बनी है, हिडन फिगर्स। क्या? हिडन फिगर्स नाम की एक फिल्म भी बनाई गई है। अब आया है नासा। तो नासा के बारे में जान लेते हैं। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना हुई 1958 में, हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में और इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं जिम ब्रेडेनस्टाइन। नासा ने दोस्तों अभी हाल ही में सबसे पावरफुल सैटेलाइट लॉन्च किया था SLS। क्या? SLS स्पेस लॉन्च सिस्टम। और अभी कुछ दिन पहले ही आपको मैंने बताया था नासा का जो रोवर था परसेवरेंस, वो दोस्तों मार्स की धरती पर, मंगल की धरती पर लैंड कर चुका है। नासा ने दोस्तों अभी स्पेयर एक्स नामक टेलीस्कोप लॉन्च करने के लिए स्पेस एक्स के साथ समझौता किया है, ये भी आप याद रखेंगे। स्पेस एक्स ये अमेरिकी प्राइवेट स्पेस एजेंसी है और नासा जो है ये गवर्नमेंट स्पेस एजेंसी है, अमेरिका का ही। अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में किस बैंक ने महाबैंक चैनल फाइनेंस योजना शुरू की। तो अभी हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने दोस्तों महाबैंक चैनल फाइनेंस योजना शुरू की है। ये किसके लिए शुरू किया गया है? ये MSME के लिए शुरू किया गया है। MSME यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए शुरू किया गया है, छोटे और मझले व्यापारियों के लिए शुरू किया गया है महाबैंक चैनल फाइनेंस योजना। ये वायना नेटवर्क के साथ मिल करके, साझेदारी करके महाराष्ट्र बैंक ने या बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने इसे शुरू किया है, लॉन्च किया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में बात करें तो इसका हेडक्वार्टर दोस्तों पुणे में। इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। MD और CEO हैं AS राजीव। वायना नेटवर्क के बारे में बात करें तो इसके फाउंडर और CEO हैं RN अय्यर और इसका हेडक्वार्टर है पुणे महाराष्ट्र में। क्लियर। देखिए MSME, व्यापारी, बिजनेस, चुनाव, इन सब मुद्दों पर बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर युवाओं को और रोजगार को लेकर के कोई बात नहीं कर रहा है। अगर YouTube के टीचर्स और स्टूडेंट्स को हटा दिया जाए तो बाकी कोई भी न्यूज़ मीडिया, न्यूज़ चैनल या फिर कोई भी संस्था इसके बारे में बात नहीं कर रही है, रोजगार के बारे में बात नहीं कर रही है। और जो रोजगार प्रोवाइड करने वाले हैं SSC, RRB, ये सब इतना बड़ा स्कैम कर रहे हैं कि क्या बताएं। आप लोग सोचो, कोई भी वैकेंसी निकलती है 2 साल 3 साल बाद उसका एग्जाम होता है। ये 2 साल 3 साल तक ये पैसा जाता कहाँ है? ये इतना बड़ा स्कैम हो कैसे रहा है?
ये जो मनी होती है, आप लोग देखिए 400 रुपये 500 रुपये में फॉर्म भरा जाता है, फिलअप किया जाता है और लाखों बच्चे फॉर्म फिलअप करते हैं। इन लाखों को अगर आप लोग 400 से 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये करोड़ों अरबों में जाते हैं। और ये अरबों पैसा 2 वर्षों तक 2 सालों तक कहाँ जाता है? म्यूचुअल फंड में जाता है, शेयर मार्केट में जाता है, कहाँ पर जाता है? 2 गुना 3 गुना कमाई करते हैं। इसके बाद पेपर लीक होता है, पेपर आउट होता है, दोबारा डिले होता है या ठीक से वैकेंसी उसका रिजल्ट नहीं आता है, आंसर की आने में लेट होता है। ये सब का सब स्कैम चलता रहता है और इसमें सबको कंफ्यूज करके बिल्कुल रखे रहते हैं। कभी ये 3 महीने 4 महीने तक लगातार एग्जाम कराएंगे। अब यार आप एनटीपीसी का एग्जाम आप देख ही रहे हैं, पता नहीं कब से हो रहा है, कब तक होगा, कुछ पता नहीं है। इसके बाद ऐसे ही एसएससी वालों ने तो हद ही कर दी है। 2017 में इतना आंदोलन हुआ, इतना कैंपेन हुआ, तब जाकर के थोड़ा बहुत आश्वासन दे दिया गया। फिर अभी एनटीपीसी के लिए हम सब ने मिलकर के ट्विटर पर कैंपेन शुरू किया, डिजिटल स्ट्राइक की, तब जाकर के एनटीपीसी के लिए एग्जाम डेट डिसाइड हुआ कि कब से एग्जाम होना शुरू होगा। अब एग्जाम शुरू हुआ तो एग्जाम ही लिए जा रहे हैं, कब तक ये होगा कुछ पता ही नहीं है। अब देखिए दोस्तों, इसका एक ही चारा है, जो 25 तारीख को जैसा कि सभी टीचर्स सभी स्टूडेंट्स मिल करके कैंपेन शुरू किए हैं ट्विटर पर #मोदी रोजगार दो, तो इसको हम लोग को ट्रेंड कराना ही कराना है। मैं तो कहता हूँ 25 से पहले ही कराओ, आज से ही सब लोग वहाँ पर रीट्वीट करना शुरू कर दो और ये लगातार 2 से 3 दिन तक ट्रेंड करना चाहिए। जब ये 2-3 दिन तक 4 दिन तक लगातार ट्रेंड करेगा तब तो किसी न किसी की आंख खुलेगी, तब तो पता चलेगा कि इसका महत्व क्या है। हम लोग भी तो एक बहुत बड़े पार्ट हैं, बहुत बड़े हिस्सा है इस देश के। आखिर सब लोग कहते हैं इंडिया युवाओं का देश है, जब युवाओं के लिए बात ही नहीं होगी तो काहे का युवाओं का देश। तो हम सबको इस पर रिट्वीट करते रहना है और 25 तारीख को सुबह में 11 बजे तो खास तौर पर सब लोग एक साथ आ जाइएगा। जो लोग ट्विटर नहीं यूज करते हैं वो लोग भी ट्विटर इंस्टॉल कर लें और इस हैशटैग पर रिट्वीट करें। देखिए, जब अभी आरआरबी एनटीपीसी वाला हुआ था, जब हैशटैग रन कराया गया था, उस टाइम भी मैंने पहली बार ही ट्विटर का इस्तेमाल किया था। तो ऐसा नहीं है, अगर आप नहीं यूज़ करते हो तो इंस्टॉल कर लो। जब हम लोग की डिमांड पूरी हो जाएगी, इस पर कोई ठोस डिसीजन आ जाएगा हम लोग की संतुष्टि के लिए, तो फिर से अनइंस्टॉल कर देना, उसमें क्या है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है 11वां विश्व पेट्रोल कांग्रेस और विश्व भविष्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया दोस्तों नई दिल्ली में, 11वां विश्व पेट्रोल कांग्रेस और विश्व भविष्य शिखर सम्मेलन। अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोल एंड नेचुरल गैस के ये मिनिस्टर हैं, केंद्रीय मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं, तो इन्होंने 11वें विश्व पेट्रोकोल कांग्रेस और विश्व भविष्य ईंधन शिखर सम्मेलन के संयुक्त सम्मेलन को संबोधित किया है। ये आयोजन दोस्तों नई दिल्ली में किया गया है। इस बार की इसकी थीम रखी गई थी पेट्रोलियम कोल गैस टुवर्ड्स ए विन विन स्ट्रेटजी फॉर ए प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। तो विश्व भविष्य ईंधन शिखर सम्मेलन और एक्सपो 2021 ऊर्जा और पर्यावरण फाउंडेशन के द्वारा आयोजित कराया गया था। क्लियर, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इसमें संबोधित किया है। अगला है, हाल ही में वीजा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी पर भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो भारत ने अभी हाल ही में इथियोपिया के साथ समझौता किया है वीजा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी पर। देखिए, इथियोपिया के जो उप प्रधानमंत्री हैं और जो विदेश मंत्री भी हैं, डेमेके मेकोनन हसेन, ये दोस्तों 4 दिनों की भारतीय यात्रा पर हैं, 4 दिवसीय भारतीय यात्रा पर आए हुए हैं और इनसे अभी हाल ही में भारत ने मिलकर के वीजा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी पर 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। साथ ही साथ में कुछ और भी मुद्दों पर डिस्कशन हुआ है, कुछ और भी मुद्दों जैसे रक्षा, अर्थव्यवस्था यानी डिफेंस, इकोनॉमी और डिजिटल, सांस्कृतिक उद्योग संबंध, इन सब पर भी बातचीत चली हुई है, चर्चा पर चर्चा चली हुई है, एक दूसरे के बीच में सहयोग पर बात हुई है। ठीक है, तो इथियोपिया जो आया है, इस कंट्री के बारे में हम लोग अभी वर्ल्ड मैप में देखेंगे। सबसे पहले इसकी राजधानी देख लीजिए, अदिस अबाबा, मुद्रा इथियोपिया बिर और प्रधानमंत्री हैं अबी अहमद। क्लियर, अब देखते हैं वर्ल्ड मैप में इथियोपिया है कहाँ पर। तो वर्ल्ड मैप में देखिए दोस्तों, ये है सबसे पहले हमारा प्यारा भारत। यहाँ से हम लोग आएंगे साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, तो यहीं पर आपको दिख रहा है इथियोपिया। ठीक है, इथियोपिया यहाँ पर इरेटिया के पास में, इरेटिया, जिबूती और सोमालिया के पास में है इथियोपिया। ठीक है, इधर है सूडान, दक्षिण सूडान, इधर केन्या, तो ये है इथियोपिया। इथियोपिया की राजधानी मैंने आपको बताया अदिस अबाबा। क्लियर, अगला क्वेश्चन है, महाकवि कुंचन नाम्बियार पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में प्रभा वर्मा जी को दोस्तों महाकवि कुंचन नाम्बियार पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। प्रभा वर्मा ये भी एक कवि हैं दोस्तों, फेमस कवि हैं और इनको 2021 के लिए महाकवि कुंचन नाम्बियार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
इनको मलयालम भाषा और साहित्य में इनके योगदान के लिए, इनके कंट्रीब्यूशन के लिए सम्मानित किया गया है। पुरस्कार राशि मिली है 25,001 रुपये, प्रशस्ति पत्र प्लस एक पट्टिका। इस पुरस्कार की शुरुआत दोस्तों कुंचन नाम्बियार स्मृति ट्रस्ट के द्वारा की गई है। ठीक है, प्रभा वर्मा जो हैं ये केरल के जो मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, इनके मीडिया सलाहकार भी हैं और एक फेमस कवि भी हैं, तो इनको ये अवार्ड मिला है। क्लियर। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मावरिक मसीहा नामक पुस्तक लिखी? तो अभी हाल ही में रमेश कुंडला ने लिखी है मावरिक मसीहा नाम की पुस्तक। ये एन.टी. रामा राव के ऊपर लिखी गई है पुस्तक मावरिक मसीहा। इस पुस्तक का पूरा नाम है मावरिक मसीहा, ए पॉलिटिकल बायोग्राफी ऑफ एन.टी. रामा राव। देखिए, एन.टी. रामा राव इन पर लिखी गई है ये पुस्तक, और इस पुस्तक को लॉन्च किया गया है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा, लेकिन लिखा है इस पुस्तक को एक पत्रकार रमेश कुंडला ने। एन.टी. रामा राव कौन है? एन.टी. रामा राव दोस्तों ये एक एक्टर थे, निर्माता थे, निर्देशक थे, यानी डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे, साथ ही साथ ये पॉलिटिशियन भी थे। तो ये दोस्तों 7 वर्षों में 3 कार्यकाल के लिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने। इन्होंने तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी जो पार्टी है उसकी स्थापना की। एन.टी. रामा राव जब आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने तो ये पहले गैर कांग्रेसी चीफ मिनिस्टर बने थे। इन्हें 1968 में दोस्तों पद्मश्री भी मिल चुका है। पद्मश्री भारत का चौथा नागरिक सम्मान है, सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। 1996 में आंध्र प्रदेश सरकार ने इनके सम्मान में एनटीआर राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना की। एनटीआर राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना इन्हीं के सम्मान में की गई है, एन.टी. रामा राव के। एन.टी. रामा राव का पूरा नाम है नंदमुरी तारक रामा राव। ओके, आप लोग एक एक्टर का नाम सुने होंगे जूनियर एनटीआर। जूनियर एनटीआर वो इनके पोते हैं, यानी जूनियर एनटीआर के दादा थे एन.टी. रामा राव। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन बस सेवा किसके द्वारा शुरू की जाएगी? तो दोस्तों एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि महारत्न कंपनी है, इसके द्वारा घोषणा की गई है कि भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन बस सेवा शुरू की जाएगी। ठीक है, एनटीपीसी ने घोषणा की है। देखिए, एनटीपीसी ने अभी कोई एक्चुअल डेट तो बताया नहीं है, लेकिन इतना कंफर्म किया है कि दिल्ली से जयपुर के बीच में ये हाइड्रोजन बस सेवा चलेगी। हाइड्रोजन से चलने वाली बसेस चलाई जाएंगी। हाइड्रोजन से फ़ायदा क्या होता है? हाइड्रोजन बस जो होंगी, यानी हाइड्रोजन से चलने वाले जो भी वाहन होंगे, उसमें दोस्तों 0 कार्बन एमिशन होता है। 0 कार्बन एमिशन होने से पर्यावरण को बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किसने शुरू किया है, तो आप बताएंगे जर्मनी। जर्मनी दोस्तों पहला ऐसा देश है जो हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रेन का परीक्षण किया है और वहाँ पर चलती भी हैं। ठीक है, और दिल्ली से जयपुर के बीच में अब हाइड्रोजन बसें चलाने की तैयारी में है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, भारत की पहली ऐसी बस सर्विस होगी। एनटीपीसी के बारे में बात करें तो दोस्तों ये नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड एक महारत्न कंपनी है। स्थापना हुई थी 1975 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं गुरदीप सिंह जी। अगला देखते हैं। हाल ही में कैप्टन सतीश शर्मा का निधन हो गया। ये किस विभाग के पूर्व केंद्रीय मंत्री थे? तो कैप्टन सतीश शर्मा ये दोस्तों पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री भी रह चुके हैं, यानी ये कैबिनेट मिनिस्टर थे। कब थे? 1993 से 1996 तक थे ये केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के मंत्री, जब नरसिम्हा राव की सरकार थी। ठीक है, साथ ही साथ में दोस्तों कैप्टन सतीश शर्मा जी ये जो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे, इनके काफ़ी करीबी सहयोगी थे। 3 बार की ये लोकसभा सांसद रहे और 3 बार ही ये राज्यसभा के भी सांसद रहे। दिग्गज नेता थे, काफ़ी कांग्रेस पार्टी से ये थे कैप्टन सतीश शर्मा। तो इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। क्लियर। तो बस दोस्तों फिलहाल आज के दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चन से बस इतना ही। आप लोग हैशटैग याद रखिएगा, #मोदी_रोजगार_2। इस हैशटैग को हम लोग को ट्रेंड कराना है। ठीक है, सब लोग एक बार फिर से तैयार हो जाइए डिजिटल स्ट्राइक करने के लिए। इस बार कोई ना कोई ठोस हल निकाल कर ही रहेंगे हम लोग। ऐसा नहीं है कि इस बार फिर से कोई ऐसा नोटिफिकेशन आए कि चलो अब ये कर दिया जाएगा तो बात खत्म हो जाएगी। नहीं, इस पूरे के पूरे सिस्टम को चेंज करना ही पड़ेगा इनको। ठीक है, तब तक ट्रेंड करना चाहिए ये। चलिए, तो बस बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए, आईपीएल के 13वें संस्करण में ऑफिशियल पार्टनर कौन था? अगला, हाल ही में कहाँ के गुच्छी मशरूम को जीआई टैग मिला है? दोनों क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, दोनों के बारे में आप आंसर कर सकते हैं डिटेल में। अच्छा, अब जो क्विज प्रोवाइड की जाती है दोस्तों, वो अब डिटेल में प्रोवाइड की जाती है। एमजेटी ऐप पर जाइए, डिटेल सॉल्यूशन के साथ आप लोग क्विज सॉल्व करिए।
MJT एजुकेशन ऐप आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए। इसकी PDF और भी बाकी सारे स्टडी मटेरियल्स दोस्तों हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भेजे जाते हैं, तो MJT एजुकेशन टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।